vote of thanks लिखेगी. Good evening, everyone. Today, I'm honored to welcome our senior Ria Jeet, who scored an excellent 95% in the CBSE Class 10 board exams. Her hard work and dedication have made us all proud and inspired many students. Congratulations, Ria Jeet Singh. We warmly welcome you and wish you a great success in the future. Good evening to one and all present here. Today, I, Ria Jeet, stand before you all to share my experience, and I have scored 95.4 percentile in my CBSE Class 10 board examination. So before I begin, I want to ask a question. How many of you dream of achieving above 90 percentile in your Class 10 board examination? How many of you? और जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया उनको नहीं चाहिए? सो रेज योर हैंड. किस किस को चाहिए 90%? आप सब सीबीएसई के हो या जेके बोस के? सीबीएसई का कौन कौन है? या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. दैट्स ग्रेट माइंडसेट यू ऑल हैव. सो अ ईयर अगो I was sitting exactly where you are today, dreaming of huge success, hoping for good marks, and surprised whether I am capable enough or not. But today, I stand before you with 95.4 percentile, and I want to tell you that every dream becomes possible when your success needs consistency. तो ये जो पूरी स्टोरी थी मेरी जिससे मैंने रिलेट किया, तो ये पूरी स्टोरी जो मेरा फ्रेम करने का टारगेट था वो ये था कि आप सब मेरे से कनेक्ट हो जाओ, देन मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स और कुछ स्ट्रैटेजीज़ दूँ जिससे आप अपने क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सको और वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी. तो अगर मैं पहले बात करूं तो सीबीएसई बहुत ज़्यादा फेम है कि सीबीएसई में स्कोर करना, यहाँ पे 80% से ज़्यादा स्कोर नहीं होता है सीबीएसई में. सीबीएसई तो बहुत टफ होती है एज़ कम्पेयर टू जेके बोस. और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जो कि सीबीएसई में हैं और वो क्लास 10 का जैसे उनका रिजल्ट आया तो वो जेके बोस में उन्होंने शिफ्ट कर दिया. तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है. अगर आप सीबीएसई में हो, और मैं आपको बता दूं अगर आपके सीबीएसई में 80% से भी ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं ना तो उसका भी बहुत फेम होता है. जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ उसमें मेरे 95.4 परसेंटाइल थी और वहाँ पे जिनके 80+ भी मार्क्स थे ना उनको भी उतना ही फेम दिया गया था जिनके 90+ मार्क्स थे. तो सीबीएसई कोई इतना बड़ा गेम चेंजिंग टास्क नहीं है जो इतना फेम बना के रखा हुआ है कि सीबीएसई बहुत टफ होगा, सीबीएसई में पेपर बहुत टफ आता है. येस, पेपर टफ आता है. इस बार का पेपर अगर कहीं भी आप सर्च कर दो, लाइक गूगल में अगर आप सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा पेपर का जो हार्डनेस थी वो किस लेवल की थी. जेके बोस का ये है ना कि जेके बोस में जो भी होता है टेक्सचुअल क्वेश्चंस होंगे वो आपने रट लिए तो वही आपको आगे जो होंगे वो आपको दिख जाएंगे. जेके बोस की जो पूरा मुझे सिस्टम लगता है ना, इट्स जस्ट ऑफ रोटिंग. बस रोट करते चलो और जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस आ गए, अगर हमने टेक्सचुअल क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो हम अच्छे से स्कोर कर देंगे. बट सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है. तो मैं आपको टिप्स देती हूँ कि लाइक सीबीएसई में आप कैसे जो है वो अबव 90% स्कोर कर सकते हो. और ये बहुत ईजी होने वाला है क्योंकि मैंने भी स्कोर किया. एंड 8 तक मेरी स्कूलिंग भी जेके बोस में हुई है और 9th में मैंने शिफ्ट किया था सीबीएसई में. तब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई जो मैंने फेस की. ऑब्वियसली जब हम जेके बोस के होते हैं हमारा पूरा माइंडसेट उस तरीके से बना होता है कि हाँ कि हम जेके बोस के और वहाँ पे टेक्सचुअल क्वेश्चंस हम लर्न करेंगे तो हमारा हो जाएगा. लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है. तो जब मैं वहाँ पे गई जब मैंने सीबीएसई में शिफ्ट किया तो यहाँ पे मेरे आराम से 99% आते थे, 100% भी मेरे आते थे जेके बोस में. लेकिन जब मैं सीबीएसई में गई फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा डाउनफॉल आया मेरा. मेरे 85% मार्क्स आए वहाँ पे. हमारा यूनिट 1 टेस्ट था, मेरे 85% आई. इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है. अगर आप जाओगे मेरे फिर भी 85 आ गए, आप इससे भी कम आते हैं बच्चों के. तो उस टाइम मैंने टीचर को बोला कि इतने कम मार्क्स क्यों आए. और मैंने ऐसा पूरा बताया कि मैंने जेके बोस में मेरे इतने मार्क्स आते थे, लाइक 99 में स्कोर करती थी और 100 में स्कोर करती थी, लेकिन अब इतने कम मार्क्स क्यों आए. तब उन्होंने मुझे बताया कि ये सीबीएसई है. उन्होंने मुझे बोला ये सीबीएसई है, जेके बोस नहीं है.
तो वो जब जेके बोस के ख्यालों से हो ना वो निकल जाओ, आप सीबीएसई के ख्यालों में आ जाओ, तो तब वहाँ पे जो था तब मुझे पता चला कि हाँ पढ़ना कैसे है। मतलब जब मैंने सीबीएसई में शिफ्ट किया तो तब मुझे पता चला कि हाँ एक्चुअल में पढ़ते कैसे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं और वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे कैसे हैं। तो सबसे पहले आपका आता है कंसिस्टेंसी। देखो पढ़ता हर कोई है, हर कोई पढ़ता है, लेकिन जो बड़े बड़े माइलस्टोन टारगेट्स है वो हर कोई अचीव कर लेता है। नीट हर किसी का क्रैक हो जाता है, जेई मेंस और जेई एडवांस हर किसी का क्रैक हो जाता है। कुछ गिने चुने बच्चे होते हैं ना जिनका क्रैक होता है। तो क्या चीज़ उनको डिफरेंट बनाती है जिससे वो इतना अच्छा स्कोर करते हैं और वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं? तो वो क्या चीज़ उनको डिफरेंट बनाती है? तो वो चीज़ होती है हमारी कंसिस्टेंसी। ठीक है, मैं बोलती हूँ अगर मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एक दिन में कोई 12 या 13 14 घंटे पढ़ना है, नहीं, उतना कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। अभी मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, फिर भी मैं अभी 12 या 13 घंटे नहीं पढ़ सकती हूँ। एंड मतलब 7-8 घंटे जो है वो अगर हम कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे विच इज़ मोर देन इनफ। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि वहाँ पे आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो और पीछे आपकी रील्स चल रही हैं कि और मतलब एज अ फेम हो रहा है कि हाँ हम मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप थोड़ा पढ़ो लेकिन उतना पढ़ो कि मतलब मतलब जैसे आपने थोड़ा पढ़ा लेकिन उतना ऐसे पढ़ लिया कि उससे आपका कोई बीट ना कर सके। मतलब कि मेरा ये होता था कि मतलब ऑब्वियस बात है हर टाइम हमें पढ़ने का मन नहीं करता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार कितना पढ़ें, बस अब नहीं पढ़ सकते। तो मेरा ये होता था कि जितना मैं पढ़ती थी मतलब मैं उतना पढ़ती थी कि मतलब उससे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए वो मेरा रॉन्ग ना हो। मतलब इतना डीपली हर चीज़ को पढ़ो कि अगर उससे कोई क्वेश्चन आ जाए ना वो आपका रॉन्ग ना हो। और दूसरा एनसीईआरटी, चाहे मैं जेके बोस की बात करूं चाहे मैं सीबीएसई की बात करूं, एनसीईआरटी को बहुत ब्लाइंडली फॉलो करना है। जैसे होता है ना बाइबल की तरह आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन मतलब जैसे होता है रटी हुई होनी चाहिए। अगर रात को भी कोई उठा के आपको बोल दे कि एनसीईआरटी के इस पेज में क्या लिखा हुआ है वैसे आपको पढ़नी है। मैं अगर बात करूँ एसएसटी की, तो एसएसटी का क्या था कि हमारा बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज था, बहुत सब्जेक्ट वाइज था। मतलब 4 बुक्स थी हमारी, हिस्ट्री सिविक्स सबकी होती है हमारी, क्या मतलब हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इको, मतलब इसके ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर्स थे और आपको पता है कितने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। तो उसको ग्रास्प कर पाना जो था वो बहुत ज़्यादा टफ था। तो मतलब इतनी डीपली मैंने एनसीईआरटी को रीड किया था ना। अगर आप मेरी एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें ना जो प्रिंटेड है ना, जैसे एनसीईआरटी की जो पेजेस है वो प्रिंटेड आपको दिखेगा ही नहीं। मैंने इतना हाईलाइट किया हुआ है और उससे ऐसा लगता है कि वो मेरे खुद के नोट्स है, मैंने उसमें इतना एड ऑन्स किया है और मतलब इतना डीपली उसको स्टडी किया था मैंने। लाइक मतलब बहुत डीपली मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा था। मुझे एनसीईआरटी की हर एक लाइन जैसे होता है ना रट्टी होती है। जैसे नीट एस्पिरेंट्स में मतलब अभी भी हम वही करते हैं कि बायो को बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ता है, तो वैसे ही मैंने एसएसटी को बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो एंड आई हैव स्कोर्ड 98 आउट ऑफ 100 इन एसएसटी एंड दिस इज़ सीबीएसई टाइप एग्ज़ाम। तो मतलब एनसीईआरटी को बहुत डीपली आपको रीड करना है, बहुत ज़्यादा डीपली। और उसके जो वो बॉक्सेस होते हैं, डेट्स बहुत मैटर करती हैं, तो उसको बहुत डीपली रीड करो। और एक मैं आपको बोलूँगी यहाँ का ट्रेंड जो है वो बहुत चल रहा है कि हम सीनियर्स के ओल्ड नोट्स फॉलो करेंगे। टीचर ने अगर हमें लाइक होता है ना, हमें स्कूल में टीचर्स जो नोट्स दे देते हैं मोस्टली एसएसटी के, तो हम वो रॉट कर लेते हैं। 4-5 क्वेश्चन होते हैं टेक्सचुअल, वही हमने लर्न कर दिए कि हमारा चैप्टर हो गया। अगर मैं आपसे कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन भी पूछ लूँगी ना, एक वो डीप क्वेश्चन अगर मैं पूछ लूँगी वो किसी को भी नहीं आएगा। अगर सीबीएसई का होगा तो आई डैम श्योर कि वो आंसर कर पाए, लेकिन नहीं मैं बोल नहीं सकती, रहने दो। तो वही चीज़ मैं बोल रही थी कि आपको बहुत डीपली स्टडी करना है एनसीईआरटी को, ठीक है। तो हाँ, वो जो ट्रेंड था कि हम सीनियर्स के ओल्ड नोट्स फॉलो कर देंगे, किसी के ओल्ड नोट्स क्यों मांगने हैं? आप खुद के नोट्स बनाओ ना। जब आप खुद के नोट्स बनाओगे और जब दूसरे आपसे मांगेंगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप जब किसी से नोट्स मांगोगे। तो ये ट्रेंड छोड़ दो कि हमने ओल्ड नोट्स फॉलो करने हैं, खुद के नोट्स बनाओ। चाहे मतलब अगर आपको नोट्स बनाने नहीं आ रही, दिक्कत आ रही है, तो टीचर की हेल्प लो। टीचर्स से बोलो कि मैम मैंने अपने खुद के नोट्स बनाने और ये टॉपिक्स है, मैं इसमें क्या एड ऑन्स करूँ, क्या एड ऑन्स नहीं करूँ। तो आप खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। आज से मतलब लाइक ये है कि अभी से आप ये कर लो कि ऐसी हैबिट बना दो, क्योंकि मतलब 11th-12th में और उसके बाद भी यही चीज़ होगी कि आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। लाइक अभी हम नीट एस्पिरेंट में, तो हमें मतलब एक दिन में बहुत लिखना पड़ता है, मतलब बहुत खुद के नोट्स बनाने पड़ते हैं। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उसके बुलेट नोट्स बनाएंगे, तो मतलब बहुत सारे नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो खुद के नोट्स बनाने की आपको हैबिट होनी चाहिए। अगर आप अभी से ही हैबिट डाल दोगे तो 12th में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और 11th तो बहुत स्मूथली जाएगी। 10th तो कुछ भी नहीं है। लाइक अभी तो आपको लग रहा होगा 10th बहुत टफ है, लेकिन जब आप 11th में चले जाओगे ना तो आपको लगेगा कि 10th बहुत ईजी थी, बहुत ईजी।
तो बाद में एक बात याद रखना मेरी, रिग्रेट कभी मत करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी 10th क्लास पूरी निकल गई और आप ऐसे फील कर रहे हो कि काश थोड़ा और पढ़ लेता तो स्कोर अच्छा आ जाता। हार्डवर्क पूरा करो, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है इट्स सेकेंडरी थिंग, बट आपने हार्डवर्क तो पूरा किया ना, तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आप पढ़ भी नहीं रहे हो फिर भी आप उम्मीद 97, 98 की कर रहे हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपने अपना पूरा 100% देना है, पूरा हार्डवर्क करना है। जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मतलब ये एग्ज़ाम आपसे डिमांड करता है, वैसे 10th का एग्ज़ाम क्या ही डिमांड करेगा, लेकिन स्टिल जो ये डिमांड करता है, कंसिस्टेंसी, आपका हार्डवर्क, आपका डिसिप्लिन, वो सब आपको देना है। तो देख लेना, कुछ भी जो है वो टफ़ नहीं है। मैं बात करूँ ना, बहुत इजी होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना। मैंने क्लास 8 में भी जो था वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था आर्मी स्कूल का, उसमें भी मैं सिलेक्ट हुई थी। और मैंने 9th क्लास में भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था सैनिक स्कूल का, एंड आई गॉट AIR 5। मेरा पूरा ऑल इंडिया 5th रैंक आया था। एंड मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम भी दिया था, एंड आई गॉट AIR 1। तो मतलब कोई डिफ़िकल्ट, मैं ये नहीं बता रही हूँ कि ऐसे इतना होता है, बट हाँ कोई कुछ टफ़ नहीं होता है। ये तो अभी बहुत छोटा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम, ये तो सिर्फ एक स्कूल शिफ्ट करने का एग्ज़ाम था, और आर्मी स्कूल्स का एग्ज़ाम, बट स्टिल कोई मतलब टफ़ नहीं होता अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजीज फॉलो करोगे। और हम बोलते हैं ना कि JK बोस में रह के ये है, मैं तब जब मैं 8th में मैंने जब ये एग्ज़ाम दिया था ना, तब मैं JK बोस की ही थी, बट मैं थी JK बोस में, लेकिन 6th क्लास से मैं CBSE का ही पढ़ रही थी। मैंने कभी JK बोस को फॉलो ही नहीं किया। जब मैं 6th क्लास में थी तो 6th क्लास से ही मैंने मतलब CBSE के पैटर्न से ही पढ़ना स्टार्ट किया। यस, टीचर्स जो थे वो CBSE का टीचर्स जो थे वो JK बोस का हमें मतलब पढ़ाते थे कि ये नोट्स ले लो। यस, मैंने JK बोस का भी पढ़ा है, मैंने रॉट लर्निंग भी किया है, एंड एज वेल एज मैं CBSE का भी पढ़ती थी। CBSE का मैं पढ़ती थी। 6th क्लास से मैंने RD शर्मा बुक होती है मैथ्स की, एक बहुत फेम है उसका, मैंने 6th क्लास से वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दी थी मैथ्स की। और मैंने साइंस के लिए रचना सागर जो थी वो 6th क्लास से सॉल्व करना स्टार्ट कर दी थी। वो ये सब CBSE की बुक्स हैं। तो नहीं, ये मतलब ये मैटर नहीं करता है कि हाँ मैटर करता है कि आप JK बोस में हो या CBSE में हो, लेकिन अगर आप मतलब JK बोस में भी हो तब भी रह के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैं जब JK बोस की थी तो मैंने CBSE जो थी वो 6th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और जब मैं 9th में गई, यस थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई, मेरे थोड़ा बहुत परसेंटेज में डाउनफॉल आया। फर्स्ट टाइम में मेरे 85% आए, देन मेरे 90 गए, फिर 90 से 93 गया, एंड 93 से 95 गए। तो ये कोई इतना मतलब गेम चेंजिंग टास्क जो है वो नहीं है। एंड सेकंड इज़ रिवीजन आपको बहुत करनी है। मतलब यहाँ पे है ना कुछ बच्चों का जो टीचर्स पढ़ाते जाते और हम पढ़ते जाते, हम मतलब रिवीजन वगैरह जो होते हैं वो नहीं करते। तो रिवीजन आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली रिवीजन जो है वो आपको करनी है, क्योंकि रिवीजन से ये रहेगा ना, देखो ये भी ह्यूमन ब्रेन है, आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म तक पूरी याद रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस के जो कुछ कंसेप्ट्स हैं कि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे अगर आपने रिवीजन वगैरह नहीं की। और SST के तो इतना वास्ट सिलेबस होता है कि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को ग्रैप्स करना पड़ता है, तो वो ऐसे तो होगा नहीं, तो रिवीजन करनी पड़ेगी। और रिवीजन की मेरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं क्या करती थी, कोई टीचर्स जैसे टीचर्स ने हमें लेक्चर दे दिया, और जब टीचर्स लेक्चर दे देते थे तो उसके बाद मैं घर जाके, एंड इवन मैं हॉस्टल में थी तो घर जाके जो भी चीज़ें होती थी जो टीचर्स पढ़ाते थे उसको मैंने अच्छे से रिवाइज़ कर देना था, ठीक है। फिर नेक्स्ट से वही सेम प्रोसीजर को मैं फॉलो करती थी। जो टीचर्स पढ़ा देते थे, अब जैसे टीचर ने पढ़ा दिया तो घर जाके वही चीज़ जो थी मैं रिवाइज़ करती थी। फिर उसके बाद क्या होता था, जब टीचर नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते थे तो मैंने वीकली प्लान्स बनाए होते थे, तो वीकली में क्या करती थी, जो पीछे वाला चैप्टर होता था उसको रिवाइज़ करती थी। देन जब टीचर नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते थे, देन मैं बाई वीकली प्लान्स को फॉलो करती थी। बाई वीकली यानी मतलब 2 हफ्ते छोड़ के फिर मैंने जो पीछे वाला होता था वो सारे चीज़ें मैं रिवाइज़ करती थी। एंड रिवीजन का मेरा ये होता था कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। क्वेश्चन बैंक्स मैंने लिए हुए थे 10th क्लास के, आपको मतलब ऑनलाइन बहुत अच्छे क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हो। तो मतलब और वो क्वेश्चन बैंक लेके मैंने क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस जो थी मैंने बहुत ज़्यादा की थी, जिसकी वजह से बाद में डिफ़िकल्टी जो थी वो नहीं हुई थी। और अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स का बहुत फेम होता है कि मैथ्स का पेपर बहुत टफ आता है। मतलब अगर मैं CBSE की बात करूँ, मैथ्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक स्टैंडर्ड मैथ्स है, एक बेसिक मैथ्स है। और स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर तो इस बार का आपने देखा होगा बहुत टफ आया था, बहुत ज़्यादा, बहुत फेम था। एंड मुझे अभी भी याद है कि बच्चे
एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल के बोल रहे थे, जो हमारे टीचर्स हमारे साथ गए थे, कि मैम हमने जेईई मेंस का पेपर दे दिया, इतना टफ पेपर आया हुआ था मैथ्स का, उसमें मेरा सेट 4 था। आप सेट 4 जाके सर्च करना, आपको पता चल जाएगा कि वो मैथ्स की डिफ़िकल्टी लेवल क्या था स्टैंडर्ड मैथ्स का, एंड आई हैव ऑप्टेड फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स। तो उसका बहुत फेम था कि मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स बहुत टफ आता है। येस, स्टैंडर्ड मैथ्स टफ आता है, इसमें कुछ नहीं है। इस बार तो क्या हुआ था कि इस बार सीबीएसई ने जो मतलब गेम थी वही चेंज कर दी थी। स्टैंडर्ड मैथ का पेपर टफ था, लेकिन इस बार बेसिक मैथ्स का पेपर भी बहुत टफ था। लाइक बेसिक मैथ्स क्या होता है कि जो मतलब बेसिक चीज़ें होगी, लाइक एनसीईआरटी और उससे थोड़ा सा हट के जो चीज़ें आती हैं बेसिक मैथ्स में वो थी। लेकिन सीबीएसई ने इस बार स्टैंडर्ड मैथ का पेपर भी टफ रखा और बेसिक मैथ का पेपर भी टफ रखा, और दोनों की जो हार्डनेस थी वो एक ही लेवल की थी। तो तब क्या होता है, तो देखो उसके लिए आपको मैं ये करूँगी, अभी से आदि शर्मा सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। स्पेशली जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको मतलब मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है ना, इफ़ यू वांट कि हमारे 100 में से 90 मार्क्स आएँ, 100 में से 99 मार्क्स आएँ, तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएँ, क्योंकि मैथ्स में 100 लाना पॉसिबल है, क्योंकि ये कोई लिटरेचर नहीं है, इसमें 100 ईजिली स्कोर हो जाता है। तो उसके लिए आपको आदि शर्मा अभी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आदि शर्मा की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इसमें डिफ़िकल्टी लेवल के बेसिस पे इन्होंने जो है वो क्वेश्चंस दिए। लाइक पहले इजी लेवल के, फिर मीडियम लेवल के, फिर हार्ड लेवल के। तो उसमें जैसे हमारे पास जो थे वो APQs थे, CBQs थे। ABQs हो गए एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन, एंड CBQs हो गए केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। तो ये सब चीज़ें जो होंगी आपको उसमें मिल जाएंगी। तो इस बार अगर मैं बात करूँ तो इस बार आपको जो है मतलब सीबीएसई ने अब तो पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है। अब तो वो ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी में बिलीव करता है। लाइक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जो है वो ज़्यादा मतलब उसी के बेस के ऊपर जो होते हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको पता है CBQs क्या होते हैं? कभी आपने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कभी सॉल्व किए? असर्शन रीज़न भी किया होगा, तो आपने देखा होगा कि उसकी डिफ़िकल्टी लेवल मतलब कितना हाई है। मतलब मैं सही बताऊँ तो एनसीईआरटी जो है ना वो सिर्फ एक बेस है जो आपका बस बेस स्ट्रॉन्ग बनाता है कि हाँ हमने एनसीईआरटी पढ़ दी। लेकिन अगर आपको अपना मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो उसके लिए आपको जो है वो मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। तो उसके लिए आपको रुखसार सर को ब्लाइंडली फॉलो करना है। मैंने पहले भी बोला था और मैं अभी भी बोल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जब मैं यहाँ पे थी ना, मेरा मैथ्स उतना भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट विद प्रैक्टिस जो था वो स्ट्रॉन्ग हो गया था। और रुखसार से जो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देते थे ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने सीबीएसई का पेपर देखा और मोस्टली जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाती थी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके डिजिट भी चेंज नहीं हुए थे और वही सेम क्वेश्चन उठ के वहाँ पे आ गए थे। एंड उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ था कि इसका आंसर तो मुझे पहले ही पता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉल्व करके आई हूँ। क्योंकि जब हम पेपर देखते हैं ना सीबीएसई का, तो हमें पता नहीं होता है कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया, कहाँ से नहीं आया। क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो हर किसी को उसके आंसर्स भी याद होते हैं, बट वहाँ पे बिल्कुल नए क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो तब वो जो क्वेश्चन थे ना, तब मैंने देखा बिल्कुल लाइक होता है ना कि एक डिजिट भी चेंज नहीं हुआ था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसे उठ के आए थे। तो जो रुखसार से कंटेंट प्रोवाइड करेंगे ना मैथ्स के लिए, तो मैं बोलूँगी उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है, क्योंकि वो जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो मोर देन इनफ होगा, उसके बाहर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना है, कि होता है थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर लें, तो उसके लिए आप आदि शर्मा सॉल्व कर सकते हो। आदि शर्मा मतलब बहुत सही है। अगर आदि शर्मा भी सॉल्व नहीं होती आपसे, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम सुना है कभी? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मोर देन इनफ होती है, और वो अरिहंत की सबसे बेस्ट होती है। वो मेरे पास अभी भी पढ़ी है, लाइक मैं भी 11th में हूँ, तो मेरे पास अभी भी हर एक सब्जेक्ट की जो है वो एनसीईआरटी पढ़ी है। तो मैथ पहले मेरा भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन इनिशियल स्टेज में तो ठीक है, मतलब ओके लगता था, लेकिन फाइनल तक आते आते मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया था। एंड अभी भी है, हो गया था कि अभी भी है। मैंने PCM B ऑप्ट करनी थी, बट फिर मुझे लगा कि मतलब ज़्यादा वो हो जाएगा, हौश पौश हो जाएगा, तो इसलिए मैंने मतलब PCB जो है वो उसमें मैंने प्रेफरेंस दी। अदरवाइज़ मैथ्स जो है वो बहुत इजी होने वाला है। बट एनसीईआरटी मतलब पूरी स्ट्रैटेजी के बेस पे आपको मैथ सॉल्व करना है। लाइक पहले एनसीईआरटी आप सॉल्व करो। एनसीईआरटी अगर आपको पूरी अच्छे से आ गई, एनसीईआरटी में ये नहीं कि सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, नहीं, उसकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं उसमें एक छोटा सा पॉइंट भी लिखा है ना, उसके बीच में भी जाके डालो कि ये छोटा सा पॉइंट अगर एनसीईआरटी में दिया है, इसका मतलब इसका रीज़न क्या है, क्यों दिया है। अगर वो छोटी सी लाइन भी एनसीईआरटी में लिखी है ना, कुछ तो कुछ रीज़न होगा ना उसमें, तो बहुत डीपली स्टडी करो हर एक चीज़ को। लाइक अब हम क्या करते हैं, मैथ्स की जो थ्योरी होती है हम उसे भूल जाते हैं, जो समरी में दी होती है, तो बहुत सारे MCQs क्वेश्चंस ना उसी में से आते हैं। तो हर एक चीज़ को बहुत डीपली स्टडी करो। अगर आपने एनसीईआरटी को ही मतलब बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आदि शर्मा हो, चाहे रचना सागर हो, चाहे अरिहंत की ऑल इन वन हो, कोई चीज़ टफ नहीं होगी। बस मतलब टारगेट यही होना चाहिए कि एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो करो। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप कर सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद आदि शर्मा,
और आर डी शर्मा के बाद PYQs, देन PYQs के बाद CBQs, जिसे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। देन आप एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये जब चीज़ें आपने सॉल्व कर दी तो देखना आपका मैथ्स कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आपको पता है, मैं जब मैं 10th क्लास में थी, मैं एक दिन में ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स देती थी सिर्फ मैथ्स को। मैथ्स मेरा मतलब मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगने लगा था। होता है ना, जब कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगने लगती है तो फिर हम बोलते हैं कि हम बार बार उसे ही प्रैक्टिस करें, बार बार उसी चीज़ को करें। तो अगर मैं बात करूँ साइंस की, साइंस में मेरी एक डिक्शनरी होती थी, वो अभी भी है। मैं 11th में हूँ, स्टिल मेरे पास अभी भी वो डिक्शनरी है। मैंने उस डिक्शनरी का नाम रखा हुआ था बायोलॉजीज डिक्शनरी। ठीक है, एक डायरी थी जिसमें क्या होता था कि जो भी मतलब बायोलॉजी के क्या होते थे, कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है, जो भूल जाती हैं, मतलब उन टर्म्स को याद रखना होता है ना। कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें मतलब माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो वो जितनी भी टर्म्स थी ना, मैं उस डिक्शनरी में लिख लेती थी कि जब मैं क्या करूँ, रिवीजन करूँ, और अगर कोई मुझे टर्म भूल जाए तो मुझे वापस से वो नोट्स, जो मेरे नोट्स हैं, मुझे वापस से उसको फॉलो ना करना पड़े। लाइक मैं उस डिक्शनरी को ही देख लूँ, और जब मैं उस डिक्शनरी को देख लूँ और फिर मतलब जो वो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ, मेरे जो नोट्स थे उसकी अलग नोटबुक थी, मेरी एक मिस्टेक नोटबुक थी। जो भी मैं मिस्टेक करती थी वो मिस्टेक मैं नोट कर देती थी कि हाँ मेरी ये मिस्टेक हुई है। उसके बाद मेरी मतलब DPP होती है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसकी मेरी नोटबुक जो थी वो अलग थी। और जो भी मैं CBQs क्वेश्चन सॉल्व करती थी उसकी नोटबुक्स अलग थी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपको खुद के नोट्स बनाने, सबसे पहले नोट्स की लाइक बहुत डीपली नोट्स होने चाहिए आपके, जिसमें आपकी NCERT की हर एक लाइन कवर होनी चाहिए। लाइक जैसे नोट्स होते हैं ना, हर एक लाइन उसमें NCERT की कवर हो, कि एक तरफ आपने NCERT रखी हो, एक तरफ आपने नोट्स रखे हो, तो वो नोट्स आपके NCERT से रिलेट कर रहे हो। मतलब इस तरह से आपने नोट्स बनाने। सेकेंड, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आपको माइंड मैप्स बनाने। माइंड मैप से ये होगा कि देखो एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप इतना बड़ा तो मतलब पूरे वो नोट्स तो मतलब नहीं पढ़ सकते, उस टाइम स्ट्रेस भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है। तो आप माइंड मैप के थ्रू अगर आप वो पढ़ लोगे तो पूरा चैप्टर एक बार क्या होगा कि आंखों से दौड़ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें इस चैप्टर में। दूसरा, आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स के बाद आप बुलेट पॉइंट्स बनाओ। अगर आपने ये चीज़ें हर दिन अपने डे बाय डे फॉलो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक दिन में आपका इतना बड़ा टारगेट अचीव हो जाएगा, नहीं, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें आप सीखोगे। मतलब अभी ये जो 10th की जर्नी है ना, ये बहुत बड़ी है, बहुत लंबी जर्नी है, इसमें बहुत अप एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, बट स्टिल यू बिलीव इन योर सेल्फ कि हाँ हम कर सकते हैं। मैं भी JK बोस की थी, स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि क्या पता होगा नहीं होगा। तो जब मैं मतलब एग्ज़ाम देने गई थी, मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि क्या पता 80, मैं तो मम्मा को बोलती थी मम्मा बस 80+ आ गए ना मेरे मार्क्स तो उतना भी इनफ है। मतलब मैं ऐसे बोलती थी मम्मा 80% से ज़्यादा आ गए ना मार्क्स, मुझे 90 की उम्मीद भी नहीं थी। मैं सोचती थी कि छोड़ो। लेकिन जब मतलब धीरे धीरे टारगेट्स अचीव होने लगे, धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, तो अपने आप जो है वो मार्क्स आने लगे। हम बोलते हैं ना कि मार्क्स नहीं आते हैं, देखो मार्क्स तभी आएंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर किसी बच्चे के कंसेप्ट बहुत क्लियर है ना, तो आई डैम श्योर उसके पक्का मार्क्स अच्छे आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता उसके मार्क्स अच्छे ना आए। मतलब कोई मतलब ये नहीं होता है कि मतलब कोई अलग से कोई चीज़ हमें फॉलो करनी पड़ती है, नहीं, जो हमें बुक्स दी हुई है बस उसको ही हमने फॉलो करना पड़ता है। लेकिन उन बुक्स को पढ़ना आना चाहिए हमें। मेन दिक्कत ये होती है कि हमें पढ़ना नहीं आता, हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में जो सही स्टूडेंट होता है वो ये नहीं होता कि वो हर एक चीज़ को रॉट करे, उसे ये पता हो कि मुझे क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ मुझे अपने मतलब नोट्स में ऐड ऑन करनी है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन साइंस के लिए मैं बात करी थी, तो साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस में आपको NCERT को डीपली फॉलो करना है। मेरा हर एक सब्जेक्ट में मैं NCERT ही बोलूँगी। NCERT को डीपली फॉलो करो, NCERT एग्जाम्पलर्स प्रैक्टिस करो। और हाँ, एक बार जब आपका पूरे चैप्टर्स हो जाए ना, लाइक अगर आपका चैप्टर हो जाए, एक चैप्टर हो गया, यूट्यूब में 1 शॉट के लेक्चर्स भरे पड़े, तो एक बार 1 शॉट देख लेना। उससे क्या होगा कि आपको पूरे लाइक जो चैप्टर होगा ना उसका पूरा एक बार समरी मिल जाएगी। तो साइंस में आप ये फॉलो कर सकते हो कि आपने मतलब लाइक पूरा चैप्टर आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आप 1 शॉट में चले गए, देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो मैंने आपको बुक बताई थी रचना सागर, तो वो बहुत मतलब अच्छी बुक है, वो मैं 6th क्लास से फॉलो कर रही हूँ। एक RD शर्मा और एक साइंस के लिए रचना सागर, मैंने 6th क्लास से फॉलो की है और वो मैं 6th क्लास से पढ़ रही हूँ। तो वो चीज़ फॉलो कर सकते हो। मतलब लाइक वो बुक बहुत अच्छी है। मतलब उसमें भी यही है कि मतलब बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के उसमें क्वेश्चन है, जो आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरी मैं लिटरेचर की बात करूँ तो लिटरेचर में ये होता है कि मतलब ऐसा होता है कि मतलब उसमें मार्क्स कटते ही हैं, क्योंकि लिटरेचर में कभी किसी के फुल मार्क्स नहीं आते, यहाँ पे मिल जाते हैं, बट वैसे लिटरेचर में फुल मार्क्स किसी के नहीं आते। तो लिटरेचर के लिए आपको जो होता है ना, लाइक कोई भी आपका चैप्टर हो गया,
कोई भी लाइक अब यहाँ पे जेके बोस के भी स्टूडेंट्स हैं तो मैं चैप्टर का नाम नहीं लूँगी क्योंकि सीबीएसई में और जेके बोस में जो बुकलेट है वो अलग अलग है। तो कोई भी चैप्टर हो गया उसको डीपली पढ़ो, देन जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस है ना उसको सॉल्व करो। तो आप इंग्लिश के लिए ऑल इन वन ले सकते हो। मतलब उस ऑल इन वन में क्या है कि मतलब जो जैसे चैप्टर है ना, चैप्टर के हर एक जो क्वेश्चन है उसको बहुत डीपली लिखा हुआ है। लाइक उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। तो ऑल इन वन जो है लिटरेचर के लिए वो बहुत मतलब अच्छी होने वाली है। लाइक अगर किसी ने अगर हिंदी लिया या उर्दू लिया उसके लिए भी, सीबीएसई की मैं बात कर रही हूँ, तो उसके लिए वो ऑल इन वन को फॉलो कर सकते हैं। दी बेस्ट बुक है वो लिटरेचर की अगर मैंने बात की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैथ्स हो गया, साइंस, एसएसटी का तो मैंने आपको बता दिया। तो ये सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स हैं और एक सीबीएसई में आपको एडिशनल सब्जेक्ट भी मिलता है। लाइक जैसे एआईयू हो गया, सुना ना, डाटा साइंस हो गया, पीएचई हो गया, फिजिकल एजुकेशन वगैरह। तो हाँ, आईटी वगैरह हो गया, मेरा डाटा साइंस था। तो उसके लिए भी आप लाइक मतलब अगर मैं सच बताऊँ तो जो मेरा सब्जेक्ट था ना डाटा साइंस, तो मैंने उसको बहुत नॉर्मल रखा था क्योंकि मतलब सीबीएसई में एक रूल होता है कि हमें बेस्ट 5 बताने होते हैं कि बेस्ट 5% हमने बता दी। तो लाइक हमारे 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से मतलब जिन 5 सब्जेक्ट में हमारा अच्छा स्कोर है तो हम वो बता सकते हैं। तो मैंने मेन 5 ही रखा था क्योंकि, और डाटा साइंस को मैंने थोड़ा स्किप कर दिया था क्योंकि जितना मैं मतलब टाइम मेन सब्जेक्ट में दे सकती थी तो उतना मतलब मैंने डाटा साइंस में नहीं दिया क्योंकि डाटा साइंस को मैंने सेकेंडरी रखा। तो स्किल अगर आप चाहो, अगर आपका मतलब हर एक चीज़ अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, लाइक अगर आपको लगता है कि मेन 5 सब्जेक्ट मेरे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप डाटा साइंस को नॉर्मल, कोई भी मतलब स्किल सब्जेक्ट हो गया उसको नॉर्मल वे में आप रख सकते हो, ठीक है। और रिवीजन आपको करनी है। मतलब दूसरा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। कोई भी अगर आप चीज़ पढ़ रहे हो उसका इतना डीप में जाओ कि कोई भी चीज़ अगर आपसे कोई पूछे तो वो आपको पता हो। और आपको पता है लाइक मैं जब यहाँ पे थी तो मैं रिवीजन वगैरह करती थी और दूसरा टेस्ट बहुत, मतलब मैंने टेस्ट बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ, मुझे अभी भी याद है कि यहाँ पे मेरा एपी का टेस्ट होता था, ठीक है। तो एपी जो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया, पढ़ोगे, मैथ्स का एक चैप्टर है, तो उसमें मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आती थी। लाइक उसके मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। तो मैंने मतलब यहाँ पे मतलब रुखसार सर के पास मैंने उस एपी का टेस्ट ऑलमोस्ट 10 to 20 टाइम्स दिया है। मतलब इतना टेस्ट दे दिया था कि क्वेश्चन ही खत्म हो गए थे, ऑनलाइन में भी कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे। हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर दिए थे। और बाद में अगर मैं बात करूँ तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो मेरा वो था ना चैप्टर, वो एपी बन गया था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था वो। और वहाँ पे हमारे क्या हुआ था कि एक मतलब CBQ आया था, मतलब केस बेस्ड स्टडी आई थी, तो वो एपी से आई थी, ठीक है। उसको रिलेट किया हुआ था उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री से। तो उसको मतलब हमें अब सोचने में बहुत टाइम लगा कि ये एपी का है या ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन फिर बाद में मतलब थोड़ा हमने रिलेट किया और पता चला कि ये इसमें मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री भी लग रही है और एपी भी लग रही है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको मतलब बहुत ज़्यादा दिखेंगे। मतलब सीबीएसई में ये चीज़ है ना कि अगर पेपर होगा ना, लाइक रियल नंबर है, रियल नंबर को पॉलिनोमियल से कनेक्ट कर देंगे, पॉलिनोमियल है उसको लीनियर इक्वेशन से कनेक्ट कर देंगे, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उन दोनों को कंबाइन कर देंगे, उसमें दोनों के कंसेप्ट्स लगेंगे। तो इस तरह से आपको पढ़ना है कि मतलब हर एक चीज़ को बहुत डीपली स्टडी करना है। हर एक चीज़ को ना बहुत डीपली स्टडी करना है, ठीक है। मतलब वहाँ पे रिलेट करके जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट कर देंगे, दूसरे को तीसरे से कर देंगे। और इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। इंग्लिश में बताऊँ क्या करते हैं वो, लाइक अगर जैसे एक हमारे पास कोई चैप्टर है, ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ एक इंग्लिश के एक मैं कैरेक्टर ले ली हूँ लिंको, ठीक है, वो हमारा पहला चैप्टर था, उसमें था लैंको, ठीक है। वो अगर एक कैरेक्टर लिया और दूसरा जैसे हमारे पास दूसरा जो चैप्टर था वो मतलब एक और कोई वहाँ पे भी एक जो थी वो हमारे पास करैक्टर थे। अब उस करैक्टर और मतलब जो सेकंड चैप्टर का करैक्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर का करैक्टर है, इन दोनों को रिलेट करके उन्होंने क्वेश्चन बना दिया कि इसकी सिमिलरिटीज बताओ, डिफरेंसेस बताओ। तो वो वही बच्चा बता पाएगा ना जिसने उसको डीपली स्टडी किया है, अदरवाइज वो कैसे ही बता पाएगा। अगर आपने सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो क्या आप मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसके लिए मतलब वही मैं बोल रही हूँ, डीप नॉलेज होनी चाहिए। मतलब जो चीज़ पढ़ो इतनी क्लियरिटी से पढ़ो कि दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हर मतलब बहुत क्लियरिटी से पढ़ो उसको। देखो उसके बाद क्या होगा कि आपको डाउट्स आएंगे। देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आप पढ़ रहे हो और आपको डाउट्स नहीं आ रहे। कोई बच्चा अगर हमारे वहाँ पे लाइक मैं जहाँ कोचिंग ले रही हूँ, तो मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैंने बता दिया, वहाँ मैं कोचिंग ले रही हूँ। तो वहाँ पे हमें टीचर्स क्या बोलते हैं, लाइक अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपको डाउट नहीं आ रही, इसका मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हो। इसका 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से आती है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि हम पहली बार जो चीज़ें पढ़ते हैं तो अगर हमें डाउट्स ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। तो अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं ना तो इसका मतलब आप सही ट्रैक में जा रहे हो, और अगर आपको डाउट्स नहीं आ रहे हैं तो आप खुद ही समझ आना कि नहीं मतलब हमने अच्छे से पढ़ा ही नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना आपको बहुत डाउट्स आएंगे। मुझे तो इतने सिली डाउट्स आते थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती, हर एक चीज़ बहुत सिली डाउट्स आते थे मुझे। तो डाउट्स आ रहे हैं, तो अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो डाउट्स को अपने अंदर नहीं रखना है, टीचर से क्लियर करो। टीचर को हर एक चीज़ बताओ कि मुझे यहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं। मुझे अभी भी याद है कि लाइक वहाँ पे ना हमारा एक चैप्टर था, लाइक हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। उसमें एक टर्म आती है स्टिशियोमेट्री। तो वो जो स्टिशियोमेट्री था ना, मुझे उसमें बहुत डिफिकल्टी आई। तो मैं जब वहाँ पे गई, मैंने एक क्वेश्चन था उसका स्टिशियोमेट्री का, वो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है। तो मैंने अपनी टीचर से वो क्वेश्चन 10 टाइम्स सॉल्व करवाया। मैं वहीं बैठी रही और मैंने जब तक मुझे समझ नहीं आया मैं बोलती कि सर सॉल्व करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो 10 टाइम्स मैंने उसको सॉल्व कराया। मतलब जब मैंने पहली बार समझा मुझे नहीं आया, फिर दूसरी बार समझा नहीं आया, तीसरी बार नहीं आया, और जब मैंने 5th टाइम समझा मुझे थोड़े से कंसेप्ट पर क्लैरिटी हुई कि अच्छा स्टिशियोमेट्री में ऐसे समझ में आया, ठीक है पहले बैलेंसिंग करेंगे। फिर उसके बाद जब 7th या 8th टाइम में गई तब मुझे उस कंसेप्ट की बहुत अच्छे से क्लियरिटी होगी। तो मैं यही चीज़ मतलब ये इसका कंक्लूजन यही है कि आपको जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं ना उसको अपने अंदर नहीं रखना है, हर टीचर से डिस्कस करो। देखो अगर आप टीचर से 10 बार भी डाउट्स पूछोगे ना वो 10 बार भी बताएंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता वो आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि हम नहीं बताएंगे, बट पूछो तो सही। और दूसरा आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगी कि हाँ मतलब बच्चा पढ़ रहा है, उसको डाउट्स आ रहे हैं तो अच्छा भी लगेगा ना। अगर आपको डाउट्स आएंगे आपको खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं, है ना। और दूसरा ये अपनी समर वेकेशंस को ना मतलब ज़्यादा मत जाने देना, अभी से स्ट्रैटेजीज फॉलो कर दो। लाइक मैं अगर बात करूँ, जब मैं 10th क्लास में थी समर वेकेशन में मेरा हाफ सिलेबस हो गया था एंड दिसंबर तक तो मेरा फुल सिलेबस हो गया था। उसके बाद मैंने सैम्पल पेपर्स लगाना सॉल्व कर दिया था एंड मैं सैम्पल पेपर्स पक्का लगाने, ठीक है। जैसे जेके बोस में भी रिलीज़ होते हैं और सीबीएसई के भी सैम्पल पेपर्स रिलीज़ होते हैं। तो सीबीएसई के मैंने ओसवाल के सैम्पल पेपर बहुत लगाए हुए हैं और अरिहंत के सैम्पल पेपर्स मैंने बहुत लगाए हुए हैं। एंड पीवाईक्यूज़ जो मतलब जो भी वो होता है ना जो हमारा एग्ज़ाम सेट करता है सीबीएसई में, वो भी हमें क्या करते हैं सैम्पल पेपर रिलीज़ करते हैं। वो भी कि एक बार आप अपनी प्रैक्टिस देख लो, तो वो वाले सैम्पल पेपर्स भी आपको सॉल्व करने हैं। मतलब सैम्पल पेपर सॉल्व करने से ये पता चल जाएगा कि एक तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि हमारे में ये होता है कि 3 घंटे में हमें पूरा पेपर ख़त्म करना है। और मैं सच बताऊँ, मैथ का पेपर अगर आपने मतलब टाइमर लगा के सॉल्व नहीं किया ना तो मैथ का पेपर 3 घंटे में सॉल्व हो ही नहीं सकता। मेरा तो एक बार जब मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व किया, इवन दिसंबर की बात है और मेरा पूरा सिलेबस हो गया था और मुझे एक मैथ का पेपर सॉल्व करने में 5 घंटे लगे थे। और सेम मुझे बोर्ड के पेपर में कितने घंटे मिलते हैं, 3 घंटे। तो तब मुझे पता चला कि नहीं सैम्पल पेपर अभी और सॉल्व करने हैं। तो इसलिए अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे ना टाइमर लगा के, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी स्पीड क्या है और आपको कितनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए हो जाता है। तो इसलिए सैम्पल पेपर्स आपने जो है वो सॉल्व करने हैं। तो दूसरा अगर लिटरेचर की बात करूँ मैं, लिटरेचर जो है उसके लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ठीक है। और एनसीईआरटी फॉलो करो और मतलब रिलेट करते हुए पढ़ो। मतलब इसमें क्या होगा, पोम्स होती है ना, पोम्स को भी रिलेट कर देंगे। लाइक एक पोइट यहाँ पे मतलब क्या होगा कि आपको जो पोइट का करैक्टर स्केच है वो भी बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उससे जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो मतलब हर एक चीज़ को बहुत डीपली आपको स्टडी करना है। लाइक एसएसटी में मैप पॉइंट्स के मतलब डिफ़िकल्टी लेवल बहुत अच्छा होता है, तो आपको मतलब बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए मैप्स की। और मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि एसएसटी की आपको बुक इतने अच्छे से पढ़नी है ना। अगर मेरी अभी आप बुक देखोगे ना एसएसटी की, स्टिल उसमें मैंने वो अभी तक संभाल के रखी हुई है। उसमें ना वो जो प्रिंटेड पेज है वो दिख भी नहीं रहा है, मतलब मैंने इतना हाईलाइट किया हुआ है और साथ में उसमें इतना एड ऑन्स किया है। सिमिलरली मेरी मतलब साइंस की बुक ऐसी थी। और अगर आप मेरे अभी नोट्स देखोगे किसी के भी, तो उसमें मैं हमेशा ऊपर लिखती थी लाइक कोई भी सब्जेक्ट है, लाइक जैसे मैथ्स सब्जेक्ट है तो उसमें मेरा हमेशा होता था मैं ऊपर लाइक हेडिंग में लिखती थी एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। सिमिलरली साइंस की अगर कोई नोटबुक है उसमें मैं लिखती थी एम 100 आउट ऑफ 100 इन साइंस। तो इस तरह से लिखती थी कि जब भी मतलब उस चीज़ को मैं देखूँ तो मुझे मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले। और दूसरा मैं बात करी थी, देखो अगर आपको अभी जो होगा वो पता चल जाएगा ना कि आपको करना क्या है। आपकी मिस्टेक नोटबुक एक होनी चाहिए। आप सब में से किसकी मिस्टेक नोटबुक है जिसमें आप जो भी मिस्टेक करते हो वीकली और आप वो लिखते हो कि हाँ हाँ ये मेरी मिस्टेक्स हैं? किसी की मतलब कि कोई मिस्टेक नोटबुक बनाई है किसी ने अभी तक? तो टू डू लिस्ट किस में मतलब लाइक टू डू लिस्ट के लिए कोई सेपरेट डायरी या कोई नोटबुक होगी आपकी? टू डू लिस्ट की जैसे है ना आपकी सेपरेट नोटबुक जिसमें हम पूरा लिखते हैं कि हाँ इस मतलब ये टारगेट से हमें ये अचीव करने हैं। तो वैसे आपकी मिस्टेक नोटबुक भी होनी चाहिए। तो मिस्टेक नोटबुक में ना जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं तो वो आपने मिस्टेक्स जो है वो एड ऑन्स करती जाने हैं।
ठीक है। और यही जो सेम ट्रेंड है ना, मैं अभी 11th में भी फॉलो कर रही हूँ। मेरी मिस्टेक नोटबुक अलग है, मेरी नोट्स की नोटबुक अलग है, मेरी DPPs की नोटबुक अलग है, मैं जिसमें PYQ सॉल्व करती हूँ वो नोटबुक मेरी अलग है, मेरी एडिशनल बेस्ड क्वेश्चंस की जो नोटबुक है वो अलग है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 चीज़ें जो आप 10th में आपको जो है वो रखनी है। एक आपको टू डू लिस्ट के लिए एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप अपने डेली टारगेट्स लिखो कि ये टारगेट्स अचीव करने हैं, ठीक है। और दूसरी आपकी मिस्टेक नोटबुक होनी चाहिए। अब जब टू डू लिस्ट की आप नोटबुक बनाओगे ना, तो जितना लाइक अगर आपके पूरे टारगेट्स हैं कि हाँ 12 बजे तक मेरे सारे टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, मतलब कोशिश ये करनी है कि आपको उससे 1 घंटा पहले टारगेट्स कंप्लीट कर देने। मैं यही करती थी, लाइक जैसे सुबह में मतलब 6 o'clock जैसे मैं उठी और मेरे रात के 12 बजे तक टारगेट्स मेरे कंप्लीट हो रहे, वो मैंने सारे टारगेट्स नोट डाउन कर दिए। और मतलब मेरा ये मतलब टारगेट होता था कि उससे 1 घंटा पहले मैं अपने सारे टारगेट्स अचीव कर दूँ। लाइक 11 बजे तक मेरे सारे टारगेट्स अचीव हो जाते थे, और वो 1 घंटा में क्या रखती थी, जो मेरे टारगेट्स अचीव नहीं हुए उसको मैं उस 1 घंटे में जो है वो अचीव करूँ। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल हुई है, बहुत ज़्यादा, मतलब एंड तक भी बेनिफिशियल हुई है और अभी तक भी बेनिफिशियल है रही है। क्योंकि मतलब अब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ गए, उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजीज अलग हैं, हमें हर एक चीज़ अलग फॉलो करनी है, मतलब अलग अलग चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए मतलब आपको हर एक मतलब प्रॉपर स्ट्रैटेजी को जो है वो फॉलो करना है। देखो अगर आप लाइक अगर आप वो बोल रहे हो कि अगर आप 10th में इस 10th के फेज़ में आ रहे हो और आप हार्डवर्क बहुत कर रहे हो, और अगर मैं एक बात बोलूँ तो हार्डवर्क के साथ साथ आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मतलब बहुत टाइम ऐसा आएगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। कभी कभी क्या होता था, मेरा ग्राफ ऐसे जाता था फिर ऐसे आ जाता था, इतने मतलब जब मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करती थी मोस्टली, तो उसमें मतलब बहुत अप एंड डाउन्स आते थे, क्योंकि कभी क्वेश्चन सॉल्व होते थे, कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। तो अगर कोई गाइडेंस आपको होगी आपके साथ, तो आप उसके साथ डिस्कस कर पाओगे उनके साथ कि मतलब ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो मेरे साथ आ रही हैं, और इन प्रॉब्लम्स को मैं कैसे टैकल करूँ, इन प्रॉब्लम्स को जो है वो मैं कैसे अचीव करूँ, है ना। तो उसके लिए आपको जो देखो आपको खुद विलिंग होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं और बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हमें स्ट्रैटेजीज़ बताओ, हमें टिप्स बताओ कि हम कैसे पढ़ें। और मोस्टली अभी तक जैसे मैं घर पे हूँ तो मेरे जूनियर्स मुझे ये बोलते हैं कि दीदी आपने इतना पढ़ा कैसे, हमसे तो 1 घंटा भी पढ़ा नहीं जाता है, हम तो 1 घंटा भी बैठ के पढ़ नहीं सकते। तो देखो वो कंसिस्टेंसी जो है वो आपको खुद ही मेंटेन करनी पड़ेगी। आप चाहे यूट्यूब में जितनी वीडियोस देख लो कि हमें कैसे मोटिवेट होना है, जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होगे ना, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा, कोई भी मोटिवेट नहीं कर पाएगा। जब मैं इस फेज़ में थी ना, मैं भी कभी कभी लाइक यूट्यूब में ऐसे सर्च कर देती थी हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, लेकिन वो चीज़ मुझे बाद में पता चली कि वो हमें कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक हम खुद मोटिवेट नहीं होंगे। तो वो जो मतलब मोटिवेशन है ना, वो आपके अंदर खुद आनी चाहिए। अगर मोटिवेशन आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, लाइक अगर आपने कोई चैप्टर किया और आप आर डी शर्मा लाइक आप सॉल्व कर रहे हो, और जब आप आर डी शर्मा सॉल्व कर रहे हो, अगर आपके उसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो लाइक क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा कि हाँ हमें कंसेप्ट जो है वो समझ में आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको जो है वो फॉलो करनी है। एंड यही चीज़ें थी कि हमें साइंस को कैसे टैकल करना है, मैथ्स को कैसे टैकल करना है, एसएसटी को कैसे टैकल करना है। मैं यही चीज़ बोलूँगी कि सीबीएसई कोई इतना गेम चेंजिंग टास्क नहीं होने वाला है, और मैं यही एडवाइस दूँगी कि अगर आप मतलब सीबीएसई में हो तो जेके बोर्ड में मत शिफ्ट करो, क्योंकि सीबीएसई में अगर आपके 80+ भी मार्क्स हैं ना, इट्स मोर देन इनफ, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि 90+ मार्क्स आए, अगर 90+ आ गए वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर 80+ भी आ गए ना तो मतलब इट्स मोर देन इनफ। तो अगर मैं बात करूँ जेके बोर्ड्स के स्टूडेंट्स की, तो जेके बोर्ड्स का पेपर भी अब जो है वो थोड़ा बहुत टफ आ रहा ही है। लाइक अगर हम बात करें तो अब थोड़े बहुत लाइक उसमें भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस एंड असर्शन रीज़न क्वेश्चंस जो हैं वो भी आ रहे हैं, है ना। तो उसके लिए वही चीज़ है कि जो आपकी बुकलेट है उसको अच्छे से फॉलो करो, और कोई भी अगर मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर कोई भी बुक है आपके पास तो उसको अच्छे से फॉलो करो। मतलब मोस्टली ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा एट द एंड, ठीक है। अलग अलग टाइप की बुक सॉल्व करो, मतलब और अगर थोड़ा मतलब रिफ्रेशिंग माइंड के लिए आप थोड़ी नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे कौन कौन नॉवेल्स पढ़ता है, कोई है जिसकी हॉबी है नॉवेल्स पढ़ना? सही है, इससे मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है। अगर नॉवेल्स नहीं पढ़नी है कुछ और कर लो, बट हाँ स्क्रीनिंग टाइम अपना कम कर सकते हो आप 10th क्लास में हो तो उसके लिए मैंने अपना स्क्रीनिंग टाइम बिल्कुल कम कर दिया था। अगर मैं अपना वो करती थी, लाइक अगर कोई भी मेरा यूट्यूब अगर मैंने खोलना होता था वो सिर्फ और सिर्फ मैं स्टडी के रिलेटेड ही जो थी वो खोलती थी, है ना। तो उसके स्क्रीनिंग टाइम थोड़ा आप कम कर सकते हो, कॉन्फिडेंट रहो, मोटिवेटेड रहो और अच्छे से पढ़ो, मतलब डीप नॉलेज रखो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो,
तो कोई गेम चेंजिंग टास्क नहीं होने वाला, ईजिली से 10 जो है वो आपकी निकल जाएगी। और आई विश आप सब जो है वो बहुत अच्छा स्कोर करोगे एंड बहुत अच्छा स्कोर करोगे, 90+ आपका स्कोर आएगा। और जैसे आज मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको स्ट्रैटेजीज़ दे रही हूँ, वैसे ही आई विश कि आप भी जब आपका 10th का रिजल्ट हो जाएगा, आप में से भी कोई एक यहाँ पे आके स्ट्रैटेजीज देगा कि यस हमने ये चीज़ फॉलो करी थी। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you, Riyadi, for your inspiring words. As we arrive at the conclusion of today's program, we extend our heartfelt congratulations to Riyadi on achieving an outstanding achievement we extend our heartful सर यहाँ से वो बदतमीजियाँ कर रहे हैं बच्चे। We extend our heartfelt congratulations to Riyadi on achieving an outstanding score of 95% in CBSE Class 10 Board Examination. It is a matter of great pride for us that she is also a student of Raza Institute. I would also like to express our sincere gratitude to Rukhsar sir for his invaluable guidance and support. I now respectfully invite him to represent the award to Riyadi on her achievement. So, Rukhsar sir, please come on. माइक बंद करके अपने पास रखो, इसमें फोटो ले लो। अब बैठो 2 मिनट बैठो, उनको भेजने दो। ठीक है, ये 1 मिनट रुको, फ़ोन उतार